चलो, तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा सीए इंटर का पेपर नंबर 4, या फिर सीएमए इंटर में इसमें भी पेपर नंबर 4 ही रहता है। ठीक, सीए इंटर का पेपर नंबर 4 है, सीएमए का भी पेपर नंबर 4 है। सीए इंटर में ये ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 2 के पहला पेपर, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो इंटर का चौथा पेपर है। ठीक, सब्जेक्ट का नाम क्या है? पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं सीएमए की बात करूँ ना, सीएमए में वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग लिखते हैं, बट उसमें टॉपिक कुछ कुछ मैनेजमेंट के भी डालते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं सीए इंटर के सब्जेक्ट की, तो सीए इंटर में ग्रुप 2 का सब्जेक्ट नंबर 1 है, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर, इसमें दो टर्म आ रही है, एक टर्म है कॉस्ट और एक टर्म है हमारी मैनेजमेंट। ठीक, तो एक है कॉस्ट और एक है मैनेजमेंट। तो सर, इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कॉस्ट। सर, कॉस्ट होता क्या है? मान लो अगर मेरा ये चेयर बनाने का बिजनेस है, तो मैं इस चेयर को बनाने में, इस चेयर को मैन्युफैक्चर करने में मेरा कितना खर्चा लग रहा होगा। सर, क्या सिर्फ मैन्युफैक्चर की बात करेंगे? नहीं। अगर मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग करना मतलब सर्विसेज देना, तो अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो उस टीचिंग में भी मेरा कितना खर्चा लग रहा है, वो भी मेरी क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। वो भी मेरी, उसको कैलकुलेट करना भी मेरा क्या होगा? कॉस्ट। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बंदा कहीं से सामान खरीदता है और आगे बेचता है, तो उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी क्या होगा? कॉस्ट कैलकुलेट। तो यानी कि हमें किसी भी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी सीखनी होगी, किसके अंदर? इधर। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को मैनेज करना, या फिर जो हमारी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट का एनालिसिस करना। उस कॉस्ट का क्या एनालिसिस करना, कि हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है या हमारी कॉस्ट कम लग रही है, या हमारी कॉस्ट ठीक ठीक है। तो कम है, ज्यादा है, ठीक है, क्या है? तो उसका हमें एनालिसिस करना होगा, किसमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो फिर मेरी मैनेजमेंट क्या करेगी? उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो वो भी कहाँ आएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को एनालाइज करना, वो सब हमारा कहाँ रहेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगा, या ज्यादा से ज्यादा जो हमारी कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें वो एनालिसिस करना सिखाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉस्ट होता क्या है। तो लिखना, व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट जो है ना, वो एक वाइडर टर्म है, कॉस्ट एक बड़ी टर्म है। वैसे अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोल दूं ना कि भाई इस चेयर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, तो वो मेरा खर्चा देखा जाएगा। बट कॉस्ट जो है वो एक वाइडर टर्म है, सिर्फ खर्चे को कॉस्ट नहीं बोलते। कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो कॉस्ट के अंदर तीन चीज आती है। अभी ये नोट मत करना, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ, नोट करने के लिए बता दूं। कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती है। एक हमारा होता है एक्सपेंस। एक हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस। एक हमारा क्या होता है? लॉस, यानी कि अगर कुछ नुकसान हो गया। और एक हमारा आता है असेट। डेप्रिसिएशन चैप्टर याद है फाउंडेशन में? डेप्रिसिएशन चैप्टर एक पढ़ते थे, उसमें क्या लाइन लिखी हुई लिखी होती थी? एक्स लिमिटेड या एक्स वाई जेड या एक्स बंदा मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख। राइट, तो कॉस्टिंग ₹1 लाख और मशीनरी क्या होती है? एसेट होती है। तो यानी कि वो एसेट भी क्या है? कॉस्ट। ठीक, तो कॉस्ट का मतलब क्या है? किसी चीज का प्राइस बोल देना, ठीक, कि उसका क्या वैल्यू है, तो वो कैलकुलेट करना हमारा क्या होता है? कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती है, एक्सपेंसेस, लॉसेज और एसेट। तो लिखना, cost is the sum total of cost is the sum total of expenses. Cost is the sum total of expenses, comma, loss, expenses, comma, loss and assets, and assets। ठीक, तो अभी मैं कोई चैप्टर नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें, टर्म्स कैसे कैसे यूज होने वाली है। तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे और एसेट होंगे। तो लिखना, व्हाट इज एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस। क्या होते हैं एक्सपेंसेस? खर्चे। कोई एग्जांपल? एडवर्टीजमेंट खर्चा हो गया, और सैलरी हो गई,
बिल्कुल ठीक है। ये सारे क्या है, खर्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, मान लो अभी क्या चल रहा है, फेब्रवरी, ठीक, मैंने फेब्रवरी का रेंट दिया, जो कि फेब्रवरी मंथ अभी शुरू हुआ है, तो रेंट एडवांस जाता है हर केस में। तो अगर मैंने फेब्रवरी का रेंट दिया, मान लो रेंट है 20,000 रुपए, मैंने एक साथ उस बंदे को ना 1 लाख रुपए पकड़ा दिए, मैंने बोला कि फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने का रेंट पकड़ो, और अभी शुरू क्या हुआ है, फेब्रवरी, तो क्या मैं इसे 1 लाख को खर्चा बोल सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली खर्चा क्या होगा, ये हमारे खर्चे में नहीं आएगा। खर्चा ना वो होता है जिसका आपने एक्चुअल में बेनिफिट उठा लिया, ठीक। तो मतलब अगर क्या, मान लो अगर मैं 1 फरवरी को रेंट दे रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे कब मिलने वाला है, आगे मिलने वाला है ना, अभी मैंने नहीं उठाया ना, तो यानी कि वो मेरा खर्चा नहीं बनेगा। तभी हम अकाउंट्स के अंदर क्या लिखते हैं, इसको प्रीपेड रेंट, क्या लिखते थे, प्रीपेड रेंट। लेकिन अगर सोच के देखो, मान लो मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रखा, और उस रिसेप्शनिस्ट को पूरे जनवरी में काम करवाया, उसकी जनवरी की आज मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या वो खर्चा है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने मुझे पूरे महीने अपनी सर्विसेज दे दी, मैंने उसका बेनिफिट ले लिया, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, खर्चा माना जाएगा। तो लिखना, एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, expense is that part of cost against which against which some benefits against which some benefits has already derived, some benefits has already derived, for example salary, for example salary, जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी ले लिया, वो आपके क्या कराएंगे, खर्चे करेंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लॉस, लॉस, व्हाट इज लॉस, क्या होता है लॉस, नुकसान हो गया, और कुछ किसी और लैंग्वेज में, या कोई एग्जांपल, उससे कम मिला, ठीक है, तो एक तो ये लॉस हो गया, या फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब हो गया कि चोरी वोरी हो गई। मान लो हुआ क्या, मैं ना 15 चेयर लेके आया, ठीक है ना, 15 चेयर लेके आया, उसमें से 3 चेयर चोरी हो गई, ठीक, उसमें से 3 चेयर क्या हो गई, चोरी। अब क्या मैं उन 3 चेयर्स का कभी भी बेनिफिट उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि वो चेयर्स तो गई, या फिर आग लग गई, वो 3 चेयर जल गई, जल गई तो वो चेयर्स खत्म हो गई, अब मुझे उन 3 चेयर्स का बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लॉस मतलब क्या, एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा पार्ट जिसका कभी भी बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक। तो लिखना, लॉस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, लॉस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट विच against which against which no benefit is derived, against which no benefit is derived, for example loss by fire, यानी कि जिसके अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जिसके अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो हमारा क्या हो गया, लॉस। और थर्ड, सॉरी लास्ट, व्हाट इज असेट, व्हाट इज असेट, असेट क्या होता है, बिजनेस में यूज हो रहा हो, और या कोई एग्जांपल, शेयर्स, बिल्कुल, ये मेरे लिए क्या है, असेट है। तो असेट एक ऐसी चीज होती है जो मेरी है, जिसपे राइट किसका है, मेरा, और वो मेरे कहाँ पर यूज हो रही हो, बिजनेस वगैरह में यूज कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। मान लो अगर ये चेयर्स मैंने रेंट पे ली होती, तो क्या ये एसेट बनती, नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेरा मेरा नहीं है, फिर इसके ऊपर ओनरशिप मेरी नहीं है, तो असेट बनने के लिए तो ओनरशिप होनी जरूरी है, और दूसरा, असेट वो होते हैं जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। ये चेयर लाके मैंने रखी, इसका बेनिफिट अभी मुझे फ्यूचर में मिलेगा ना, तो इसलिए ये मेरा क्या है, असेट। ये एसी मैंने खरीद दिया, इस एसी का बेनिफिट अभी मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरा क्या है, असेट। लेकिन सोच के देखो, कोई भी ऐसा, मान लो एक स्टाफ मैंने रखा, स्टाफ ने जनवरी में जो काम किया, उसकी मैंने उसको सैलरी पे करी, अब क्या वो सैलरी क्या फरवरी में काम आएगी, नहीं, फरवरी के लिए मुझे अलग से पे करना पड़ेगा, उस सैलरी का बेनिफिट मुझे फरवरी में नहीं मिलेगा, तो यानी कि वो मेरा क्या था, खर्चा था। तो असेट मतलब क्या हुआ, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में, तो असेट इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, asset is that part of cost against which against which benefit is yet to be derived, against which
बेनिफिट इज येट टू बी डिराइव। तो कह रहा है कि जिसका बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो आपका क्या कहलाएगा, असेट। तो फॉर एग्जांपल देखो, तुमने क्या किया, एक मशीन खरीदी, कितने की, 1 लाख रुपए की। इस 1 लाख रुपए की मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा दिया, कितने परसेंट, 10%। कितना, 10,000। और मशीन में ना एक आग लग गई तो उसका एक पार्ट जल गया, लॉस बाय फायर हो गया कितना, 5,000। लॉस बाय फायर कितना हो गया, 5,000। ठीक। तो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000, तो ये कितना हो गया, 85,000। ये इसकी क्या हो गई, डब्ल्यू। ठीक। अब एक बात सोचो, तुमने मशीन खरीदी कितने की, 1 लाख की, जिसमें से डेप्रीशिएशन लगा दिया कितने का, 10,000 रुपए का। डेप्रीशिएशन क्या होता है, अगर हम किसी असेट को यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो हमारा क्या होता है, डेप्रीशिएशन। तो यानी कि इस मशीन को तुमने 1 साल यूज कर लिया, जिसकी वजह से तुमने 10,000 का क्या लगा दिया, डेप्रीशिएशन। तो मतलब मशीन से तुमने 1 साल बेनिफिट उठा लिया, तो उस 1 साल का डेप्रीशिएशन कितना आ गया, 10,000। तो जिसके अगेंस्ट हमने बेनिफिट ले लिया वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। तो मतलब ये 10,000 मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस। फिर लॉस बाय फायर, 5,000 रुपए की मेरी मशीन जल गई, तो क्या अब मैं उसका कभी बेनिफिट उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, तो वो मेरा क्या हो गया, लॉस। और 85,000 जो बच गया, इसका बेनिफिट मैं कब उठाऊंगा, अगले सालों में, फ्यूचर में, तो ये हमारा क्या हो गया, असेट। तो हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास डेप्रीशिएशन चैप्टर आता था, तो ये डेप्रीशिएशन या लॉस ये दोनों किसमें जाते थे, पी&एल में। और ये जो 85,000 की डब्ल्यूडी थी ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दी जाती थी। तो तीनों को मिला के 85 प्लस 5 90 प्लस 10 कितना बन गया, 1 लाख। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। तो हम लिखते थे ना कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, तो ये कॉस्ट यहाँ पर आ गई। ठीक। तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इन तीनों का टोटल। ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, एक्सपेंसेस, लॉस और असेट, और उनका मिला के क्या बनती है, कॉस्ट। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर जो भी है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है हमारा जो काफी सारे एरियाज के बारे में बात करेगा। क्या क्या एरियाज लिखना, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट that deals with that deals with various aspects of cost, that deals with various aspects of cost, various aspects of cost। तो वो क्या बात कर रहा है कि एक सब्जेक्ट है जो वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा। क्या क्या है वो वेरियस एस्पेक्ट्स, ये जो मैं बात करूंगा वेरियस एस्पेक्ट्स की, इसी से तुम्हारे कोस्टिंग सब्जेक्ट का सिलेबस का पता चलेगा, इसी से तुम्हारे कोस्टिंग सब्जेक्ट के सिलेबस का पता चल जाएगा। सबसे पहले ये बात करेगा कि हमारे कोस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, तो हमें अपने कोस्ट के एलिमेंट्स देखने हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या है वो कैसे पता चलेंगे, अगर मान लो मैं एक चेयर बनाता हूँ, तो इसको बनाने में क्या क्या खर्चा लगा होगा। सबसे पहली चीज तो मटेरियल चाहिए होगा इसके लिए, लाइक मान लो प्लास्टिक की चेयर है तो प्लास्टिक चाहिए होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आया, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। फिर अगर मैंने मटेरियल खरीद के अपनी फैक्ट्री या गोडाउन में रख दिया तो अपने आप तो चेयर बन नहीं जाएगी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, लेबर भी चाहिए होगी साथ में। तो दूसरा हमारा क्या आ गया, लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ लेबर लगेगी और उसके अलावा कुछ और डायरेक्ट खर्चे लग जाएंगे, जैसे मान लो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसे डायरेक्ट खर्चे लग जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लो एक फैक्ट्री में मैंने लेबर और मटेरियल रख दिया, तो वो अपने आप काम कर लेंगे, क्या उनको लाइट नहीं चाहिए, चाहिए, मशीनों को चलाने के लिए पावर चाहिए, पानी वानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यानी कि इसके अलावा और भी कुछ खर्चे लगेंगे जिसको हम नाम देते हैं ओवरहेड्स, जिसको हम नाम देते हैं ओवरहेड्स। फाउंडेशन में तुमने क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, मैन्युफैक्चरिंग का सीखा था, उसमें क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल आएगा, लेबर आएगी और डायरेक्ट खर्चे आएंगे। तो यानी कि ये दोनों जो है ये तो ट्रेडिंग के पार्ट हो गए। और पी&एल में क्या आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नाम क्या दिया जाता है, ओवरहेड्स। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नाम क्या दिया जाता है, ओवरहेड्स। ठीक।
तो ये तीन हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है कोर्स के इन तीनों। और अगर मैं बात करूं हमारे कोर्स की, तो ये तीन अलग अलग चैप्टर्स, ये तीन अलग अलग क्या है चैप्टर्स। अगर मैं वेटेज वाइज चलूं तो मटेरियल कॉस्ट 5 से 6 मार्क्स का आएगा, डायरेक्ट लेबर 4 से 5 मार्क्स की रहेगी, ओवरहेड्स हमारा 8 टू 10 मार्क्स का। ठीक, तो ये हमारा क्या रहता है, ये हमारे तीनों चैप्टर की वेटेज रहती है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है सेकंड नंबर पे, वो हमारा आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कहता है कॉस्टिंग के मेथड्स क्या क्या है, यानी कि कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसके क्या क्या मेथड्स होंगे। सर वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। मान लो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके लिए अलग मेथड होगा, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपके लिए अलग मेथड है। तो आप डिपेंड करोगे कि आपके ऊपर कौन सी आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अगर कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसकी वेटेज भी हमारी 8 से 10 मार्क्स ही रहने वाली। ठीक, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए हमें एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके लिए हमारा एक चैप्टर होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये पेपर में आता है 0 नंबर का। सर मतलब ये चैप्टर हमारे कोर्स से हट चुका है। ठीक, ये चैप्टर हमारे कोर्स से हट गया है, तो यानी कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं पढ़ना। बट अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करना चाहिए। ठीक, बट हट क्यों गया, क्योंकि हमने AS7 पढ़ा है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसी में सारी इसके ऊपर डिटेल में पढ़ लेता है। हालांकि मुझे लगता है ये चैप्टर रहना चाहिए था, अच्छा चैप्टर। ठीक है ना, तो ये रहेगा। थर्ड, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और सर्विस कंपनी, तो आपके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्ट। ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग, और ये भी एग्जाम में 8 मार्क्स तक की वेटेज आपकी रखता है, 6 से 8 नंबर का जनरली आता है। ठीक, और फिर फोर्थ नंबर पे बात करूं, फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर्स जॉब कॉस्टिंग, ये भी हमारा 5 टू 8 मार्क्स की वेटेज। ये क्या होता है फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर, मान लो मेरा चेयर बनाने का बिजनेस है, पूरे महीने में मैंने चेयर बनाई, अब तुमने मुझे एक ऑर्डर दिया कि मुझे 50 चेयर दे दो, तो मैं उन सिर्फ 50 चेयर की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ताकि तुम्हें सेलिंग प्राइस तो तभी बता पाऊंगा ना कि 50 चेयर कितने की है, वो कैसे बता पाऊंगा जब मैं इन 50 चेयर की कॉस्ट निकालूंगा। अब कॉस्ट कैसे निकालूंगा, उसके लिए हम कहां सीखेंगे, जॉब कॉस्टिंग। एक्चुअली दिक्कत क्या आती है, सोच के देखो, अगर मान लो एक चेयर है, मटेरियल तो मुझे पता है एक चेयर पे कितना लग रहा है, लेबर भी मुझे पता है एक चेयर पे कितनी लग रही है, लेकिन ये जो ट्यूबलाइट जल रही है ये तो सारी चेयर्स के लिए ना, कैसे आइडिया लगाऊं कि एक चेयर के लिए कितनी जल रही है। ठीक, तो अगर तुम्हें 50 चेयर चाहिए तो उन 50 चेयर पे ट्यूबलाइट कितनी जली, कितना खर्चा लगा ट्यूबलाइट का, वो कैसे पता चलेगा, वो हम कहां सीखेंगे, जॉब कॉस्ट। ठीक, तो पहले 4 मेथड थे, अब हमारे पास कितने मेथड हो गए हैं, 3 मेथड। ठीक, 3 मेथड रहेंगे ये। ठीक, फिर इसके बाद आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट लगी उसको हम कहीं रिकॉर्ड भी तो करेंगे, तभी तो एनालाइज कर पाएंगे कि अच्छी बनी, अच्छी लगी है या नहीं लगी कॉस्ट। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल ऑलमोस्ट अकाउंट जैसा है, जैसे अकाउंट में तुम जनरल एंट्री पास करते हो, लेजर बनाते हो, वैसे ही यहाँ पर तुम्हें जनरल एंट्री और लेजर बनाने होंगे। ठीक है ना, सिर्फ इस एक चैप्टर में ही जनरल एंट्री और लेजर है जो अकाउंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, वरना इसके अलावा बाकी कहीं पर भी सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, बट कोई अकाउंट्स का ऐसा वाला रोल नहीं है। हमें अलग अलग टेबल्स, अलग अलग स्टेटमेंट बना के कैलकुलेशन देखनी है। ठीक हो गया, या फिर इसके अलावा एक और है जिसका नाम है कॉस्ट शीट। इसका नाम क्या है, कॉस्ट शीट। एक्चुअली अगर मैं बात करूं, ये कॉस्ट शीट और ये स्पेसिफिक ऑर्डर वाला जॉब पोस्टिंग, ये आपस में ना लिंक है, तो ये दोनों मिला के पेपर में 10 नंबर तक के, मतलब एक ही क्वेश्चन बना देंगे जिसमें कॉस्ट शीट भी होगी और जॉब पोस्टिंग। ठीक, तो 10 नंबर के आसपास का एक क्वेश्चन डाल देंगे।
और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी 5 to 8 मार्क्स का आ जाता है। ठीक, तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास कितने हो गए, ये तो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा आता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, जो हमने खर्चा लगाया उसको एनालाइज करना होगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक, उसके अंदर हमारे पास कितने टॉपिक है। पहला, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम पहले बजट बनाएंगे। आप एनालिसिस कब कर पाओगे, जब आपने कुछ बजट बनाया होगा। मान लो अगर मैं यहाँ के खर्चे एनालाइज करूं, तो पहले मैंने कुछ बजट बनाया होगा ना कि भाई मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, और फिर एक्चुअल में कितना हुआ तभी तो डिसाइड कर पाएंगे। तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बजट। तो बजटरी कंट्रोल हमें क्या सिखाएगा, बजट बनाना। ठीक है ना, तो ये हमें क्या, हमारा क्या सिखाएगा, बजट। ठीक, फिर इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं बजट। ठीक, सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो वो हमारा आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसके लिए होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कॉस्ट को क्या, कंट्रोल करने के लिए। मतलब क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुम्हारे चैप्टर का सबसे अच्छा चैप्टर है। कंट्रोल की जाती है कॉस्ट से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या, कि मैंने ना, मान लो तुम मेरे यहाँ पर वर्कर हो, ठीक, मैंने तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई तुम्हें इतना खर्चा करके ये चीज बनानी है। जब तुम एक्चुअल में खर्चा करोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया था, अब मैं उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लूंगा। अगर तुमने ज्यादा लगाया तो तुम्हें क्या बोलूंगा कि भाई ज्यादा कहाँ लगा बताओ मुझे, ताकि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। और अगर कम लगाया तो मैं तुम्हें शाबाशी दूं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारे लिए क्या होता है, काफी अच्छा रहता है। और एक और है, थर्ड, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक हमारा चैप्टर है क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आता है डिसीजन लेना। डिसीजन मतलब क्या हुआ, मान लो ये जो चेयर है ना, इसका प्लास्टिक जो है वो मैं बाहर से खरीदता हूँ, फिर उससे क्या बनाता हूँ, चेयर, और उसको असेंबल कर देता हूँ। लेकिन अब मैं ना सोच रहा हूँ कि काम करता हूँ, प्लास्टिक भी खुद ही बनाना शुरू कर देता हूँ। प्लास्टिक भी खुद बना लेता हूँ, बाहर से क्यों खरीदना। तो वहां पर क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा कि आप बाहर से खरीदना चाह रहे हो या खुद बनाना चाह रहे हो। तो वो डिसीजन कौन लेगा, मार्जिन। बट मैं फिर से बोलूं, तो ये डिसीजन लेना हमें नहीं सिखाएंगे। हमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक चीजें सिखाएंगे कि किन किन बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें कंट्रोल करना नहीं सिखाएंगे, आप सिर्फ ना डिफरेंस निकालना सीख जाओगे कि आपको बोला कितना गया था और आपने एक्चुअल में कितना लगाया, दोनों में कितना डिफरेंस है। बट कंट्रोल कैसे करना है नहीं बताएंगे। ठीक, और यहाँ पर बजटरी कंट्रोल में बजट बनाने तक आप सीमित हो, आपको बजट बना के एक्चुअल से कंपेयर करके कंट्रोल नहीं। भले ही चैप्टर का नाम क्या है, बजटरी कंट्रोल, बट आपसे सिर्फ क्या बनवाएंगे, बजट। ठीक, बाकी सारी चीजें कहाँ होती थी, फाइनल में होती थी। अब तो फाइनल से भी क्वेश्चन को हटा दिया गया। ठीक, तो वो इसीलिए कम रखते हैं, कहते हैं आप सीए होने के, आप सीए बनने जा रहे हो, सीए बन के आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको ऑडिटिंग आनी चाहिए, आपको टैक्स आना चाहिए, आपको इन सब चीजों का ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सीएमए होते हैं। तो इसीलिए सीएमए के अंदर ये कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारे में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज काफी मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। बट जितना अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, उतना ज्यादा रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सेकंड ग्रुप बहुत इजी होता है। सेकंड ग्रुप का ना आपको फायदा यही है, ये जो कोस्टिंग सब्जेक्ट है, देख रहे हो सिलेबस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैप्टर मैंने लिख दिए। हालांकि सिर्फ 11 नहीं है, इसके अलावा एक चैप्टर और है जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी। ये चैप्टर एक्चुअली क्या है, जो ये ओवरहेड चैप्टर है ना, इसका और इसका कंबाइन क्वेश्चन आता है पेपर में, एक ही 10 से 12 नंबर का। ठीक है ना, तो ये चैप्टर एक हमारा और हो गया एक्स्ट्रा, जिसमें एक्टिविटीज की बात करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात करेगा। तो इस चैप्टर को हम वहीं पर देख लेंगे। तो कितने हो गए, 12। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर और है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। आईसीआई इसको अलग चैप्टर मानता है, बट मैं इसको प्रोसेस का ही पार्ट मानता हूँ। ठीक, मैंने अपनी बुक में इसके क्वेश्चंस भी प्रोसेस कॉस्टिंग में ही कवर करे हुए हैं। हम पढ़ते हुए इसी के साथ इसको कवर करते हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये अलग से नहीं है, प्रोसेस का ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है। तो आईसीआई के हिसाब से 13 चैप्टर हो गए, बट हमारे हिसाब से कितने हो गए, 12 चैप्टर। और एक चैप्टर और है जिसमें हम बात करते हैं यूनिट एंड
बैच कॉस्टिंग की, यानी कि अगर कोई भी बंदा बैचेस में प्रोडक्शन करता है, बैचेस समझते हो ना कि लोड निकलते हैं, एक साथ 100 ही यूनिट प्रोडक्शन होगी, उसके अलावा होगी नहीं। जैसे मान लो अगर तुम उस पे जाते हो वो फोटो को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बनवाने, तो होता है ना कि अगर आप एक फोटो ले रहे हो तो महंगी पड़ती है, अगर आप 10 फोटो ले रहे हो या 20 फोटो ले रहे हो तो सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका एक बारी पेपर जाएगा, एक बारी प्रिंटिंग होगी, तो उसमें अगर 10 फोटो निकलेगी तो उनको एक ही बार रन करना है, तो इसलिए वो उनको सस्ती पड़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, बैचेस में निकालते हैं, लोट्स में निकालते हैं। तो उसके लिए कौन सा टॉपिक है, ये वाला। बहुत रेयर कभी मैंने इसको एग्जाम में आते हुए देखा है, ठीक है ना। आएगा तो मुश्किल से 5 नंबर का, वरना ऑलमोस्ट ये मान लो 10 अटेम्प्ट में से दो या एक या दो बार आता होगा पेपर। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। तो ये एक चैप्टर है जो कम इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके आईसीआई के अकॉर्डिंग होगा 14 चैप्टर, बट हमारे ये हो गए, ठीक। और एक चैप्टर इंट्रोडक्शन थ्योरी वाला है, थ्योरी जो बेसिक्स पे, ठीक। तो ऐसे करके हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। पोस्टिंग हमारा 3 महीने में आराम से कवर हो जाता है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके क्लासेस 2 घंटे 2 महीने में कवर कर देंगे। और एफएम हमारा वैसे ही 2 महीने में कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें तो सारा चैप्टर है। तो इसमें वैसे 15 चैप्टर्स हैं, बट कुछ कुछ चैप्टर्स बेकार है, जैसे ये हमारा बेकार हो गया, ये कंबाइन हो गए, ये और ये एक साथ कवर हो जाते हैं। तो ऐसे करके काफी सारे चैप्टर्स एक साथ चले जाते हैं। पोस्ट शीट और जॉब पोस्टिंग, ये सारे दोनों एक साथ कवर हो जाते हैं। तो ऐसा करके हमारा काफी सारी चीजें सेम चल जाती है, ठीक। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस। क्लासेस कैसे रहेंगी, क्लासेस एक तो हमारी ऑफलाइन ही रहेंगी यहीं पर, ठीक। दूसरा, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, जी&ए क्लासेस के नाम से, ठीक। जी&ए क्लासेस का ऐप मिल जाएगा, वहां का फिर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, बैच में ऐड कर दूंगा, वहां पर आप फिर वहां पर ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हो, ठीक है ना। बट मैं सजेस्ट हमेशा यही करूंगा कि आप ऑफलाइन लो, क्योंकि ऑफलाइन में जो इंटरेक्शन, जो मजा आता है ना, वो ऑनलाइन में नहीं आता, ठीक है ना। कभी मजबूरी है, तबियत खराब है, या कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो, या कुछ कुछ दिक्कत हो गई है, तो आप ऑनलाइन या उसके बाद रिकॉर्डेड देख सकते हो। बट पहला प्रेफरेंस मैं हमेशा किसको रखना, ऑफलाइन को, ठीक। चलो ये बनाना बना लो, वरना इसकी फोटो ले लो। वैसे वेरियस एस्पेक्ट्स लिखवाया है ना मैंने, तो उसके नीचे बना लेना, ठीक है ना, उसके नीचे बना ही लो, बना। हो गया।
तो अब अपन शुरू करते हैं चैप्टर वाइज एक एक करके। देखो इसमें सबसे लास्ट नंबर पे हमने लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग, सबसे लास्ट टॉपिक लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग। बट हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। सर ये तो एनालिसिस के बारे में बताया आपने, मैंने बोला ना इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक समझने के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसमें हमें काफी सारी टर्म्स के बारे में पता चलेगा। तो लिखना, फ्रेश पेज निकाल लो और चैप्टर का नाम लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। एग्जाम की अगर हम बात करें तो 8 to 10 मार्क्स का ये आएगा और कंफर्म है कि इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुझे नहीं याद कि लास्ट पेपर कब ऐसे मैंने देखा हो जब इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, अभी तो ना हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग को अलग से पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं ना 2018 या 2017 तक की, 2017-18 तक की, उस टाइम तक हमारा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट होता था। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता था, एक सब्जेक्ट। यानी कि जितना सिलेबस हम कॉस्ट में पढ़ रहे हैं और जितना सिलेबस हम एफएम में पढ़ रहे हैं सब मिला के 100 नंबर में आता था। ठीक, उस टाइम पे भी इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता था। अब तो सिर्फ कॉस्टिंग है, तो उस केस में तो फॉर श्योर उस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, इसको हमेशा क्या मान के चलना, कंफर्म। ठीक, तो ये क्या है, कंफर्म। ये चैप्टर कैसा है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर। तो यानी कि ये चैप्टर आपके क्या बनाएगा, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये चैप्टर आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। चलो ऐसी सेम ऐसी चीज हेडिंग डाल दो, मार्जिनल कॉस्टिंग 8 to 10 मार्क्स, कंफर्म और वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर। तो हमें ये चैप्टर ना बहुत सारी बेसिक टर्म्स के बारे में सिखाएगा, बेसिक चीजों के बारे में सिखाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग डाल दो बेसिक्स, बेसिक्स। सबसे पहला, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट, बताना। जो पहले से फिक्स ना हो और चेंज हो। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये रेंट है, मान लो यहाँ का 20,000, अगले साल उसने 20 की जगह 22 कर दिया, बढ़ जाता है ना रेंट हर साल 10%। तो मान लो 20 की जगह 22 कर दिया, तो क्या बोलोगे, इसे वेरिएबल बोलोगे क्योंकि चेंज तो हो गई है, या फिक्स है। हम्म, ये फिक्स हो गया, बट फैक्टर्स के साथ, जैसे कोई एग्जांपल, जैसे कोई भी जो मन में आ रहा हो, जो सोच के कोई भी कोस्ट का नाम बोल दो। जैसे मैंने रेंट बोल दिया, तो रेंट तुमने क्या बोला, फिक्स। सैलरी मान लो, सैलरी क्या है, मान लो सैलरी का बात कर लो। अगर मैं मान लो मैंने एक स्टाफ रखा, ठीक है ना, रिसेप्शनिस्ट रखा, उसकी सैलरी मैंने 10,000 रखी। अगले महीने वो बोल रहा है कि सर मेरा 10,000 में घर नहीं चल रहा, मेरी 11,000 सैलरी कर दो, मैंने उसकी 11,000 कर दी, क्या ये वेरिएबल हो गई। कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं था। एक बंदा आया, मैंने जॉब पे रख लिया, 10,000 रुपये उसकी सैलरी देने लग गया। अब उसने बोला कि सर 10,000 मुझे कम लग रहे हैं, तो मैंने उसकी 11,000 कर दी। तो फिर ये क्या है, वेरिएबल है, फिक्स है। चेंज हो रही तो वेरिएबल होगी, नहीं ये फिक्स हो। वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एक ऐसी कॉस्ट जो चेंज हो रही हो, बिल्कुल सही बोला तुमने, चेंज हो रही हो, बट कैसे चेंज हो रही हो, विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब मान लो अगर मैं एक चेयर बनाने में प्लास्टिक यूज करता हूँ, एक चेयर बनाता हूँ तो 100 रुपए का प्लास्टिक लगता है, दो चेयर बनाऊंगा तो 200 का लगेगा, तीन चेयर बनाऊंगा तो 300 का, 10 बनाऊंगा तो 1,000 का, 50 बनाऊंगा तो 5,000 का। तो जितनी जितनी चेयर बनाता रहूंगा उसके हिसाब से मेरा वो खर्चा चेंज होता रहेगा, वो मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट।
रेंट, अगर मेरे पास एक बच्चा बैठा है तो मैं रेंट कितना दूंगा, 20,000। अगर 10 बच्चे आ गए तो 20,000 जाएगा। वो ये थोड़ी बोल देगा आके कि भाई आप नहीं, आपने तो 10,000 एक बच्चे के बोले थे, अब 10 बच्चे आ गए तो आप रेंट बढ़ाओ। नहीं, वो तो रेंट तो जगह का है ना, रेंट तो टाइम के हिसाब से जा रहा है कि एक महीने में 20,000 रुपए देने मुझे। अब मैं उस 20,000 में चाहे एक बच्चा पढ़ाऊं, चाहे मैं खाली बैठूं, चाहे मैं पूरा इंस्टीट्यूट खाली रखूं, कुछ भी करूं, उसको तो अपने 20,000 से मतलब है ना। अगर वो 20 के 22 भी कर रहा है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग कर रहा है कि भाई आपको एक साल हो गया, आप एक साल 20,000 पे दे रहे हो, अब आप 22,000 इंक्रीज कर दो। क्या बच्चों से की वजह से उसने इंक्रीज किया? नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से किया, कि टाइम के अकॉर्डिंग किया, कि उस टाइम पे 20 था, 22 हो गया। ऐसी सेम सैलरी जो स्टार रिसेप्शनिस्ट है, अगर एक बच्चा आया तो भी मुझे उसको 10,000 देने हैं, 10 बच्चे आए तो भी 10,000 देने हैं। लेकिन अगर मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को कमीशन बोला कि भाई तुम एक बच्चे पे 10 रुपए, 1,000 रुपए कमीशन ले लेना, तो अगर एक बच्चा आया तो मैं कितने रुपए दूंगा, 1,000। 10 आए तो 10,000। तो फिर वो क्या हो गया, वेरिएबल। फिर क्या हो गया, वेरिएबल। जो आउटपुट के साथ, यानी कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर मेरा चेयर बनाने का बिजनेस है तो चेयर, अगर मेरा पढ़ाने का बिजनेस है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कोई कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर कोई कॉस्ट आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिस कॉस्ट पे, वो आपकी क्या कहलाएगी, बात समझ आ रही है? याद रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, लिखना वेरिएबल कॉस्ट के अंदर व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, इसमें लिखना वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट which keeps on changing, which keeps on changing, which keeps on changing in relation with, in relation with the output, which keeps on changing in relation with the output। ठीक, तो क्या कह रहा है, अंडरलाइन करना, कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग और आउटपुट वर्ड को कहता है कि जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती रहे वो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, variable cost is always considered, variable cost is always considered in per unit terms, variable cost is always considered in per unit terms, in per unit terms। तो वेरिएबल कॉस्ट को ना आप पर यूनिट के हिसाब से देखोगे। एक चेयर पे कितना खर्चा लग रहा था, 100 रुपए। अब चाहे इस एक चेयर को मैं एक महीने में बनाऊं, चाहे मैं 2 महीने में बनाऊं, मैं चाहे 3 महीने में बनाऊं, खर्चा कितना लगेगा, 100 रुपए। तो टाइम से इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इस पे सिर्फ यूनिट से फर्क पड़ा। तो इसको हम हमेशा कैसे देखेंगे, पर यूनिट। ठीक, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसमें क्या होता है, मान लो रेंट है, अब वो रेंट चाहे एक चेयर का हो चाहे 10 चेयर का हो, जाएगा तो पूरी जगह का रेंट ना, और वो महीने के हिसाब से जाएगा। वो चेयर के हिसाब से थोड़ी रेंट लेगा, वो तो महीने के हिसाब से लेगा ना। बट चेयर पे अगर मुझे मटेरियल खरीदना है तो वो चेयर पे जितनी चेयर्स मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं मटेरियल खरीद लाऊंगा, तो वो पर यूनिट रहेगा। ठीक, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, वेरिएबल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will remain same, variable cost per unit will remain same if the question is silent। कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है। क्योंकि सर पॉसिबल है ना, एक चेयर के लिए अगर मैं मटेरियल लेने गया तो कितने रुपए की देगा, 100 रुपए का। लेकिन अगर मैं 10 चेयर के लिए लेने गया तो हो सकता है डिस्काउंट दे दे। ठीक, हो सकता है 100 रुपए की जगह 95 लगा दे या 90 लगा दे। तो जब तक क्वेश्चन साइलेंट है हम ये मानेंगे कि चाहे मैंने एक खरीदी हो चाहे मैंने 1000 खरीदी हो, 100 रुपए की है। बट अगर क्वेश्चन ने डिस्काउंट दिया है तो हम कंसीडर, ठीक, वो कंसिडरेशन में आ जाएगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, as the volume of output increases, as the volume of output increases, comma, total variable cost decreases, oh sorry, total variable cost also increases, total variable cost also increases, or vice versa, or vice versa। क्या कह रहा है, जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं ज्यादा चेयर बनाऊंगा, वैसे वैसे फिर मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और अगर मैं कम करूंगा तो कम लगेगी। ठीक, तो ये फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम में फुल स्टॉप लगा के, फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट, कॉमा, मटेरियल कॉस्ट, कॉमा, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, कॉमा, लेबर कॉस्ट, कॉमा, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स लाइक
सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट है। लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट जहां पर तुमने लिखा है ना, उसके आगे एक एरो डाल के लिखना। जहां पर तुमने मटेरियल कॉस्ट लिखा है उसके आगे एक एरो डाल के, कहीं भी जहां भी एरो के बाद जगह मिले लिखना प्योर, प्योर वेरिएबल कॉस्ट, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। एक एरो डाल के लिखेंगे प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, प्योर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कहते हैं कि ये जो मटेरियल है ना, ये हमेशा क्या रहेगी, प्योर वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। यानी कि आपका लेबर, आपकी सेल्समैन कमीशन, वो हो सकता है फिक्स भी हो जाए, बट मटेरियल कभी भी फिक्स नहीं होगा, हमेशा वेरिएबल होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई मैं एक चेयर बना रहा हूँ तो भी उतना ही मटेरियल लग रहा है, 10 चेयर बना रहा हूँ तो भी उतना ही मटेरियल लग रहा है? नहीं पॉसिबल ना। अगर एक चेयर बनाया तो एक के हिसाब से मटेरियल लगा होगा, 10 बनाई तो 10 के हिसाब से मटेरियल लगा होगा, ज्यादा लगी होगी, चेंज हुआ ही होगा, ज्यादा ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल गया होगा, बट लगा तो ज्यादा होगा। लेकिन लेबर के साथ ऐसा नहीं चलता। मान लो मैंने लेबर को बोला कि आप मेरे यहाँ पर एक दिन काम करो और उसके मैं आपको 50 रुपए दूंगा। अब वो उस एक दिन में चाहे एक चेयर बनाए, चाहे 10 चेयर बनाए, चाहे 50 चेयर बनाए, उसको कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपए। तो लेबर क्या हो गई, फिक्स। लेकिन अगर मैंने लेबर को बोला कि आप एक चेयर बनाना और 10 रुपए ले लेना, तो अगर वो 2 चेयर बनाएगी तो कितना दूंगा, 20 रुपए। 5 चेयर बनाएगी तो कितना, 50 रुपए। तो लेबर क्या हो गई, वेरिएबल। तो लेबर वेरिएबल भी हो सकती है, लेबर फिक्स भी हो सकती है। सेम ऐसे ही सेल्समैन कमीशन, मैंने उससे बोला कि तुम पूरे एक महीने काम करो, आपको ना मैं 10% एक्स्ट्रा दूंगा। लेकिन अब उसमें वो चाहे एक भी कस्टमर लाए चाहे एक भी कस्टमर ना लाए, तो उसको तो कितना मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, फिक्स। लेकिन अगर मैंने उसको पर कस्टमर कमीशन दिया तो वो क्या होगा, तो इस केस में ये बाकी चीजें वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, बट मटेरियल हमेशा क्या रहेगी, वेरिएबल। तो इसीलिए मटेरियल को क्या बोला जाता है, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें ना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं इतना थ्योरी में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में ना पूछा जाता है। एमसीक्यू आएंगे 30 नंबर के, तो उन एमसीक्यूज में ना ऐसा सब पूछा जाता है। हालांकि लेकिन मैं बात करूँ कोर्स के अंदर एमसीक्यू ना इतना ज्यादा बनते नहीं है। वो क्या करते हैं फिर, किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर का ना क्वेश्चन पूरा एक एमसीक्यू में डाल देते हैं, केस स्टडी बना के। जैसे पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल दिया, 2-2 नंबर के 5 एमसीक्यू, 10 नंबर वहां से पूरे कर दिए। ठीक, तो वही सेम क्वेश्चन तुम वैसे सॉल्व कर लोगे, उसी को सॉल्व करके तुम्हें एमसीक्यू पे टिक करना है बस, तो इजी हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे क्या होता है, सारे के सारे एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। यस, रुको रुको रुको, इसका ना एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, मान लो अगर मैं अपनी बात करूं तो मान लो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं क्या हूँ, टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए फिक्स कॉस्ट, ये सारी चीजें सच में काम करती है या नहीं करती। मान लो अब मेरा टीचिंग बिजनेस है और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ना ये बुक देता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक हो गई, सीए इंटर की। जितने बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं मैं उतनी बुक देता हूँ लोगों को। अब सोच के देखो, अगर मेरे पास एक बच्चा आएगा तो मुझे कितनी बुक देनी पड़ेगी, एक बुक। लेकिन अगर मेरे पास 10 बच्चे आएंगे तो मुझे कितनी बुक देनी पड़ेगी, 10 बुक देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे बच्चे, यानी कि मेरा आउटपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा बुक का खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक, तो धीरे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे बुक का खर्चा बढ़ेगा। तो इस केस में ये बुक मेरे लिए क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर बुक कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, और टोटल कॉस्ट। फिर क्या आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। मान लो ये एक बुक मुझे 800 रुपए की पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये एक बुक मुझे कितने की पड़ती है, 800 रुपए की। अगर मेरे पास एक बच्चा आया, अगर मेरे पास एक बच्चा आया तो मुझे टोटल बुक्स का खर्चा कितने का पड़ा, 800। लेकिन अगर मेरे पास 5 बच्चे हो गए तो मुझे बुक्स कितने की पड़ी, 4000। अगर मेरे पास 10 बच्चे हो गए तो मुझे बुक कितने की पड़ी, 8000। और अगर मेरे पास 50 बच्चे हो गए तो मेरी अभी भी एक बुक तो कितने की रहेगी, 800 की। तो ये कितना हो गया, 40। तो अब एक एक करके लाइन देखें। सबसे पहली लाइन क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इन रिलेशन विद आउटपुट। तो जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज हुआ, मेरी कॉस्ट भी चेंज हो गई, पहली चीज। दूसरा क्या था, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन पर यूनिट। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, पर यूनिट के हिसाब से लिया। फिर कहता है इन अदर वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। तो ये क्या है, सेम, पर यूनिट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फोर्थ,
जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो ये सब क्या हो गया फिर मेरा वेरिएबल, ये टेबल बना दो एज। Next thing now, what is fixed cost? Second, what is fixed cost? What is fixed cost? तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट का मतलब सिंपल सा है कि आपको आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने जगह रेंट पे ली 20,000 रुपए, मेरे पास एक बच्चा है तो भी मैं उसको कितने दूंगा? 20 दूंगा। अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं तो भी उसको कितने दूंगा? 20,000 दूंगा। यानी कि उसको आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लिखना फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, fixed cost will remain same in total, fixed cost will remain same in total irrespective of irrespective of change in the irrespective of change in the volume of output, irrespective of change in the volume of output, ठीक? volume of output full stop. Next time लिखना fixed cost is always incurred, fixed cost is always incurred in relation with the time, always incurred in relation with the time, not in relation with the output, not in relation with the output full stop. अंडरलाइन करना नॉट इन रिलेशन विद द आउटपुट, अंडरलाइन करना पहली लाइन में विल रिमेन सेम इन टोटल को विल रिमेन सेम इन टोटल इरिस्पेक्टिव, इरिस्पेक्टिव वर्ड को भी कर दो। और सेकंड लाइन में ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड को अंडरलाइन कर दो, ऑलवेज विद द टाइम, नॉट नॉट विद द आउटपुट, ठीक? तो यानी कि ये टाइम के हिसाब से लगेगा। जो मैं रेंट दूंगा ना वो मंथली रेंट होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि भाई बच्चे कितने हैं उसके हिसाब से रेंट है। मंथली रेंट होगा, मंथली सैलरी होगी। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे फिक्स होते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना as the volume of output increases, as the volume of output increases, comma fixed cost per unit, as the volume of output increases, comma fixed cost per unit decreases, fixed cost per unit decreases or vice versa, और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रेंट बोला 20,000 रुपए, मेरे पास एक ही बच्चा है तो मैं वो 20,000 रुपए किससे रिकवर करूंगा? उस एक ही बच्चे से। तो उसकी सैलरी, उसकी उसकी उस बच्चे की फीस में मैं 20,000 रेंट का इंक्लूड कर दूंगा। तो यानी कि पर स्टूडेंट कितना आया? रेंट 20,000 आया। लेकिन अगर वहीं पर एक की जगह दो बच्चे हो जाए तो मैं उस 20,000 को दो बच्चों में बांट दूंगा 10-10 हजार रुपए। तो पर यूनिट क्या हुआ? 10-10 हजार हो गया। ऐसे ही फिर बच्चे और बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम लिख दो, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सेम एक टेबल इसी टाइप की फिर से टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यही रहने देते हैं। ये हो गया रेंट पर मंथ, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, ठीक? रेंट पर मंथ और फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट, फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट।
मान लो मैं 30,000 का रेंट पे कर रहा हूँ, 30,000, चाहे 5 बच्चे हो जाए तो भी 30,000 रहेगा, 10 हो गए तो भी 30,000, और 50 हो गए तो भी 30,000। तो 30,000 हो गया। तो 30,000 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया? 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 6,000। 30,000 डिवाइड बाय 10 3,000, और 30,000 डिवाइड बाय 50 कितना हो गया? 600 शायद। हाँ 600, नहीं, हाँ ठीक है 600। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे आ गए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो अब एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, देखना। पहली लाइन क्या थी? फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन टोटल। तो कहते हैं जितना भी तुम्हारा आउटपुट में चेंजेस आया हो, ये हमेशा टोटल में क्या रहेगा? सेम रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड इन रिलेशन विद द टाइम। कहता है ये रेंट किसके हिसाब से दिया है? पर मंथ के हिसाब से। तो ये क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये इंक्रीज हुआ वैसे वैसे ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है ना? तो ये सारा हमारा किस पे था? इसके ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? पढ़ा होगा, ये तो इको में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? बिल्कुल। कहते हैं मान लो अगर आप 10,000 चेयर बना रहे हो, अब 10,000 एक चेयर बना दो, यानी कि एडिशनल एक चेयर बनाने पे कितनी कॉस्ट मेरी एक्स्ट्रा लग रही है, वो क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अभी हमने जो बात की पीछे फिक्स कॉस्ट की, तो क्या फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती आउटपुट के अकॉर्डिंग? मैंने क्या बोला था कि फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट कभी भी आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर फिक्स कॉस्ट भी आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ का रेंट मैंने लिया कितना? 20,000 रुपए। ठीक, यहाँ पर मान लो सीटिंग कैपेसिटी 50 बच्चों की। मेरे पास जैसे ही 50 से 51 बच्चे हो गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जगह बड़ी लेनी पड़ेगी। क्या वहां पर टाइम से फर्क पड़ा? नहीं। यहाँ पर किससे फर्क पड़ा? आउटपुट से। सिर्फ एक वो मोमेंट ऐसा होगा जहां पर आपकी आउटपुट की वजह से फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो उसको क्या बोला जाता है, वो भी हम आगे जाके भी डिस्कस कर लेंगे। उसको बोलते हैं वैसे स्टेप फिक्स कॉस्ट। वो क्या होती है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, बट उसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मुझे मुझे एक हिंट देना। ठीक है? हाँ, तो लिखना व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, इसके अंदर लिखना मार्जिनल कॉस्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट इज द incremental cost. Marginal cost is the incremental cost over and above. Marginal cost is the incremental cost over and above the present cost, over and above the present cost for increase in for increase in every 1 unit, for increase in every 1 unit, increase in every 1 unit over and above, over and above the present value of the present volume of output, over and above the present volume of output। यानी कि हम जितना अभी बना रहे हैं ना, उससे एक एडिशनल यूनिट अगर मैं बनाऊं, तो उस पे अभी जो कॉस्ट लग रही है उससे कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, वो हमारी क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल, मान लो हम क्या कर रहे हैं? हम एक टॉय बना रहे हैं। कोई भी एक टॉय बना रहे हैं। टॉय का नाम ले लो, मान लो एक्स। टॉय एक्स बना रहे हैं, ठीक है ना? इस टॉय को बनाने में, एक टॉय को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है पर यूनिट? लेट से ₹60। कितने रुपए लगती है? लेट से ₹60। ठीक, और मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ लेट से कितनी है? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो अगर मैंने पूरे मंथ में, फर्स्ट मंथ में, या फिर पूरे एक महीने में मैंने 2 लाख टॉयज बनाए, अगर मैंने कितने टॉयज बनाए? 2 लाख टॉयज, तो इस केस में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी?
2 लाख टोएस पे कितने रुपए, 60 रुपए, यानी कि कितना, 12 लाख। बट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगेगी, 2 लाख टोएस पे कितनी, 2 लाख ही रहेगी। तो यानी कि टोटल कितना आ गया, 14, टोटल कितना आ गया, 14 लाख। ये मेरी क्या आ गई टोटल, ये मेरी क्या आ गई टोटल कॉस्ट। सेकंड मंथ की बात करूं, अगर मान लो सेकंड मंथ में मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी, मतलब कि कितना, 2 लाख एक टॉयज बना दिए, ठीक। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 लाख एक टॉयज इंटू 60, तो यानी कि 12 लाख 60 रुपए। फिक्स कॉस्ट तो कितनी रहेगी, 2 लाख ही रहेगी, तो यानी कि कितना आया, 14 लाख 60 रुपए। तो कितनी आई मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 14 लाख 60 रुपए माइनस 14 लाख, तो यानी कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 60। मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 60 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी कितनी थी, 60 रुपए। तो क्या मैं ये बोल दूं कि वेरिएबल और मार्जिनल सेम है, इस केस में सेम है। अभी हम बेसिक लेवल पे तो ये बोल सकते हैं कि भाई वेरिएबल और मार्जिनल सेम है, लेकिन जो भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कि जहां पर मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 से 51 हो गए, तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो उस केस में सेम नहीं। तो अभी बेसिक लेवल पे हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल और मार्जिनल क्या है, सेम। तो लिख दो, और मतलब ये उतार लो पहले पूरा। लिखना at basic level comma we can say that at basic level comma we can say that we can say that the marginal cost is the variable cost, marginal cost is the variable cost। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल है, वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, ठीक। लास्ट लिखना क्वेश्चन नंबर 4, ये जो भी क्वेश्चन नंबर अगर चल दे तो, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी हमने क्या देखा था, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट और व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, सर फर्क है थोड़ा सा। कॉस्ट मतलब वैल्यू निकालना, कॉस्टिंग मतलब उसका तरीका क्या है, ठीक। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, लिखना मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, marginal costing is a technique, marginal costing is a technique used at the top level, marginal costing is a technique used at the top level or management level for decision making। कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, फुल स्टॉप। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू for decision making, full stop। This chapter is divided into three parts, थ्री पार्ट्स। तो इस चैप्टर में हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, 3 चीजों के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, पहली, फर्स्ट बेसिक्स ऑफ
मार्जिनल कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहला टॉपिक हमारा आएगा बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका एक और नाम है सीवीपी एनालिसिस। हम इसको इसी नाम से पढ़ने वाले हैं, सीवीपी एनालिसिस। मतलब क्या? कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। यानी कि हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट कितनी लग रही है, कितनी वॉल्यूम बनाऊं ताकि मेरा कितना प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, तो उसके बारे में एनालिसिस। सेकंड, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग हालांकि हमें यहाँ पर नहीं सिखाते, पहले इसको सीए फाइनल में सिखाया जाता था, बट अब वहां से भी हट गया, तो ये डिसीजन मेकिंग हमें जनरली नहीं सिखाते, बट थोड़ा सा इसका टच यहाँ पर दिया जाएगा, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक। और एक और टॉपिक है एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, इसका भी बेसिक्स यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक। दो तरीके होते हैं एक्चुअली कॉस्टिंग करने के, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे और एक मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे। जब इस टॉपिक में चलेंगे तो इन दोनों का मतलब बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़नी है, ये तीन चीजें पढ़ ली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर में या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, इसमें से कम आता है, ठीक है ना, तो जनरली देखा जाता है इसमें से और इसमें से, और ये वाला सबसे ज्यादा पूछेगा, ठीक, तो ये होगा। तो बस ये तीनों को पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपना सीवीपी एनालिसिस शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक, बस ये यहाँ तक। डन। चलो, तो आज अपन अपना डेमो यही खत्म करते हैं। बेसिक्स था, चैप्टर के सब्जेक्ट के बारे में बताया, थोड़ी सी बेसिक टर्म्स। अभी एक्चुअली कोस्टिंग का कोई पार्ट शुरू नहीं हुआ, मार्जिनल कोस्टिंग चैप्टर हमने भले ही शुरू कर लिया, बट अभी तक हमने बेसिक टर्म्स सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास से जब हम ये टॉपिक शुरू करेंगे, तब हमारा प्रॉपर चैप्टर शुरू